हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों को एक बार फिर से नमस्कार। और आज मैं तुम बच्चों के समक्ष पेश हूँ एक न्यू चैप्टर जो आपके पास कक्षा 12th का चैप्टर है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। और इस चैप्टर में सबसे पहले अपन जानेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं, जो फॉर्मूले हैं जो आपके काम आएंगे न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। सबसे पहले अपन उनको जानेंगे और उसके बाद में बाकी के आपके सारे फॉर्मूले जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं, जो सबसे पहला जो फॉर्मूला आपकी यूज होने वाला है वो फॉर्मूला है विस्थापन धारा, और आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी करके। गुड। देन आपके पास में मैक्सवेल समीकरण आएंगे, जिसमें पहला स्थिर वैद्युतिकी में गाउस नियम है, जो आपके पास फाई, और जो सरफेस इंटीग्रेशन है, क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन है ई, उसकी वैल्यू होती है क्यू इनक्लोज्ड, जो परिबद्ध आवेश होते हैं वो उसका 1/ε0 टाइम्स। ओके। सेकंड जो आपके पास है वो है चुंबकत्व में गाउस का नियम। ये भी सरफेस इंटीग्रेशन है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 0, क्योंकि इसमें जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस के अंदर एंटर करती हैं क्लोज सरफेस के अंदर, उतनी ही वो एग्जिट भी कर जाती हैं। दैट्स वाई इसका जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। देन नेक्स्ट बात करें फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, तो इसमें आपके पास लाइन इंटीग्रेशन होता है ई डॉट डी एल, जिसका वैल्यू होता है माइनस का डी फाई बी अपॉन डी टी करके। फोर्थ एंड लास्ट जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो एम्पियर का परिपथीय नियम। मैक्सवेल एम्पियर परिपथीय नियम मतलब इसमें मैक्सवेल से आपने एम्पियर का जो नियम है उसमें थोड़ा करेक्शन करके उसने बताया था कि एक अलग से एक करंट और यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, जिसको बोलते हैं आप डिस्प्लेसमेंट करंट, जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ रखी है विस्थापन धारा के नाम से। गुड। अब इसमें आपके पास में जो लाइन इंटीग्रेशन आया है बी डॉट एल, वो आएगा म्यू नॉट टाइम्स आपके पास आई सी जो कंडक्टिंग करंट है, और देन आई डी आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट करंट है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बी अपॉन डी टी करके। ये आपके पास टोटल हो गई बच्चों 4 मैक्सवेल इक्वेशंस हो गई, ठीक है। सबसे पहले हो सकता है कि यहाँ से आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ जाए, हो सकता है कि आपसे पूछ रहे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, देन आपको फॉर्मूला भी आपसे पूछ के और इसके बिहाफ पे भी आपसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवर्ती। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवर्ती v बराबर होती है 1/2 पाई रूट एल सी करके, ठीक है। तो इसके अंदर जो आवर्ती होती है, वैसे विद्युत चुम्बकीय तरंग 1 आपके पास में क्या हो गया 2 पाई और रूट एल सी। एल क्या है आपके पास इंडक्टेंस है और सी क्या है कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बेसिकली देखें तो विद्युत चुम्बकीय तरंग को अपन डिनोट करेंगे ई इक्वल टू ई नोट, अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर देखेंगे तो ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या फिर ई बराबर ई नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ऐसे बी इक्वल टू बी नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे जो बी नोट है वो आयाम है आपका, एक तरीके से मैक्सिमम वैल्यू होती है। के क्या है आपके पास संचरण नियतांक है, एक्स विस्थापन है, ओमेगा आपके पास कोणीय आवर्ती, और टी क्या है बच्चों समय, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास फॉर्मूला यूज होने वाला है वो है आपके पास में जो इनकी जो शिखर मान है आपके पास मैक्सिमम मान है ई नोट अपॉन बी नोट इक्वल टू होता है आपके पास में सी, जहाँ पे सी क्या है, सी की वैल्यू होती है 1/रूट म्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट, और वी किसी माध्यम में अगर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल देखेंगे तो 1/रूट म्यू एप्सिलॉन नोट। किसी भी पृष्ठ को दिया गया कुल संवेग होता है P इक्वल टू यू अपॉन सी। यू आपके पास एनर्जी डेंसिटी है और सी लाइट वेलोसिटी है। एक्सएल जो प्रेरकीय परिपथ में उत्पन्न प्रतिबाधा होती है उसको बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात, जिसका वैल्यू होती है एक्सएल ओमेगा एल। यहाँ पे ऐसे ही संधारित्र परिपथ में उत्पन्न प्रतिघात को बोलते हैं आपके पास धारिता प्रतिघात एक्सी, जिसकी वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। यहाँ पे जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है आई आर एम एस, उसकी वैल्यू होती है वी आर एम एस अपॉन 1/ओमेगा सी। यहाँ से 1/ओमेगा सी को मल्टीप्लाई में लेके जा सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा आपके पास एनर्जी डेंसिटी जो आई है यूई, उसका मान होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर करके, ओके। एंड चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो ऊर्जा घनत्व आई है यूबी, उसका वैल्यू होता है 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। देखो, जिस बच्चे के प्रॉपर तरीके से फॉर्मूले याद होंगे, ये पता होगा इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से फॉर्मूलाज का यूज हुआ है, तो आप बेटर तरीके से कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल को प्रोसीड कर पाओगे।
ओके, ये जो 11th की चीज़ें, अगर कोई तरंग अगर आपके पास में संचरण कर रही है तो उसका संचरण नियतांक होता है बच्चों, और जो संचरण नियतांक होता है उसका वैल्यू आपके पास होता है 2π/λ करके। ऐसे ही ओमेगा आपके पास आएगा 2π/T, इसको 2π न्यू से भी अपन डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो आवर्तकाल होता है उसका अगर व्युत्क्रम देखेंगे तो आपके न्यू आता है। फिर बात करते हैं तीव्रता आई की, इंटेंसिटी की, जो होती है ऊर्जा। आप एकांक जो एरिया है उसमें एकांक समय में जो आपके पास आरोपित ऊर्जा है वो उसकी क्या कहलाती है, इंटेंसिटी कहलाती है। ऊर्जा बटा समय आपके पास क्या हो गया, शक्ति हो गया, और शक्ति बटा क्षेत्रफल, यही आपके पास इंटेंसिटी हो गई। ऐसे ही मैं बात करूँ किसी फोटोन की जो एनर्जी होती है E बराबर h न्यू, क्योंकि तुम्हें पता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में के अंदर भी फोटोन होते हैं। आपके पास लैम्डा m जो विन का विस्थापन नियम है, अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो जो मैक्सिमम आएगी वर्ण के लिए आपके पास जो मैक्सिमम आयाम आएंगे लैम्डा m, और T इक्वल टू B, मतलब यहाँ पे ये टेम्परेचर की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है जिसके, और यहाँ पे स्थिरांक आएगा B जिसको विन स्थिरांक बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 0.29 आपके पास सेंटीमीटर केल्विन, या फिर ये सेंटीमीटर केल्विन न लेके ऐसा ही मिलेंगे तो मीटर केल्विन हो जाएगा। गुड। ये बच्चों आपके पास जो जनरली जो फॉर्मूले हैं वो इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले थे वो ये थे। अगर कोई बच्चा लिखना चाहे तो वो लिख भी सकता है, और आई थिंक मैं तो कहूँगा कि न्यूमेरिकल करने से सबसे पहले आप इन फॉर्मूले को लिखो प्रॉपर तरीके से, ठीक है, जिससे कि आपको पता लगे। देखो मैं एक बात बताऊँ आपको, आज एक बात मैं क्लियर कर दूँ, तुम बच्चे चाहो तो देखो तुम्हें हजारों यूट्यूब चैनल वाले लोग मिल जाएंगे, हजारों सॉल्यूशंस वाले लोग मिल जाएंगे, और पता नहीं तरह तरह की चीज़ें बताएंगे। बट मैं एक बात जानता हूँ, अगर आप न्यूमेरिकल करवा रहे हो या न्यूमेरिकल कर रहे हो तो चीज़ें उतनी ही जानो, उतनी ही समझने की कोशिश करो जितना कि तुम्हारे लिए रिलेवेंट हो। आलतू फालतू की बातें करके टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते होंगे कि जो फटाफट स्किप करके और उस पार्ट को देखते हैं कि जहाँ पे बस लिखना क्या है, लिखना क्या है। अरे क्या करोगे तुम, मुझे बताओ, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक तुमने अभी तक कितने नोटबुक भरे होंगे? जब लिख लिख के भरना है और लास्ट में उसको रद्दी में बेचना है तो भाई ऐसे लिखने का फ़ायदा क्या है? वीडियो को आप, ज़्यादा लंबी वीडियो तो बनती नहीं है, प्रॉपर तरीके से कंप्लीट वीडियो को देखा जाए, हर एक स्टेप को समझा जाए। कहीं ना कहीं मेरी बात मानना प्यारे विद्यार्थियों कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तब ये मेरे द्वारा बोले गए आप एक एक शब्द आपके कानों में गूंजने चाहिए कि सर ने इस क्वेश्चन को देखो इसमें इस तरीके से बताया, इस क्वेश्चन को इस तरीके से बताया, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और आंख बंद करके अगर ये स्किप कर करके वीडियो को और अगर आगे निकाल के या 2 की स्पीड में देख के अगर एक फॉर्मेलिटी करनी है मेरे को कि भाई किन बच्चों को स्कूल में होमवर्क चेक करवाना है, किसी को एक नॉर्मल एक रजिस्ट्री बनना है, तो देखो कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो को यहीं बंद कर दो और जैसा तुम्हारी ज़िंदगी चल रही है वैसे चलाओ। अगर तुम चाहते हो वाकई में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना, देन आपको चीज़ें कंप्लीटली देखनी भी होंगी, चीज़ें ध्यान से सुननी भी होंगी। मुझे पता है अभी एज का दौर ऐसा ही है, जो तुम्हारे गुरुजनगण और माता पिता बोलते हैं वो तुम्हारे बिल्कुल भी नहीं लगता, और एक यार दोस्त अगर तुम्हें बोल देगा तो वो तुम्हें ऐसे लगता है कि ये तो रामबाण है। यही तुम सबसे बड़ा धोखा खाते हो ज़िंदगी का। हालांकि इन चीज़ों का अभी पता नहीं लगेगा, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तुम्हें चीज़ें अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। तो जो बच्चे समझदार हैं उनको इशारा ही काफ़ी है। चीज़ों को समझो, देखो, ध्यान से पढ़ो। जिस टाइम में तुम वीडियो देख रहे हो उस टाइम में खाली वीडियो देखो, उस टाइम में दाएं बाएं कहीं और दिमाग नहीं होना चाहिए। गॉट इट? थैंक यू बच्चों। अब मैं शुरू करता हूँ आपके इस अध्याय के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और किस तरीके से अपन उनको अप्रोच करने वाले हैं। ठीक है बच्चों? एक सेकेंड। ये आपके पास चैप्टर 8 है। हाँ, देखो भाई, मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा लेता हूँ जिससे कि तुम बच्चे परेशान ना हो और अच्छे से चीज़ों को देख पाओ। आई थिंक अब तुम्हारी स्क्रीन एकदम क्लियर
राइट। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में आप बच्चे देख सकते हो कि आपको क्या बता रखा है, एक समतल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तरंग है, में विद्युत क्षेत्र आपको दे में विद्युत क्षेत्र, एक समतल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग में विद्युत क्षेत्र जिसकी आवर्ती आपके पास 2 × 10⁻10 हर्ट्ज दे रखी है, तथा आपके पास जो विद्युत क्षेत्र है वो आपको दे रखा है, विद्युत क्षेत्र का भी आयाम बोले तो ई नोट आपको गिवन है 48 वोल्ट पर मीटर से ज्यावक्रीय तरंग के रूप में दोलन करता है। ठीक है सर। आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसमें निकालना है, तरंग की तरंग दैर्घ्यता निकालो, लैम्डा निकालो। दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या होगा, मतलब बी नोट निकालो। साथ ही साथ यह दर्शाओ कि ई क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व और औसत ऊर्जा घनत्व बी क्षेत्र के औसत ऊर्जा घनत्व के बराबर होता है। जहाँ पे तुम्हारे पास निर्वात पे प्रकाश की चाल, आपको जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उनकी चाल दे रखी है, जो तरंग है आपके पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बच्चों आपके पास में क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर इसका सॉल्यूशन क्या क्या इसमें दिया है, किस तरीके से अपन चीज़ों को सोल्व करेंगे। तो इसको करने के लिए मैं आप बच्चों के समक्ष, आपका टाइम ज़्यादा खराब ना हो इसके लिए मैं पहले से इनका सॉल्यूशन मैंने अच्छे से यहाँ पे राइट डाउन कर रखा है स्पष्ट रूप से, और मैं अभी आपको समझाता हुआ चलता। देखो क्वेश्चन नंबर 10 जिसके अंदर आपको दिया हुआ है, आपको आवर्ती दे रखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, आपको आयाम दे रखा है, विद्युत क्षेत्र का आयाम दे रखा है, किसका, विद्युत क्षेत्र का आयाम दे दिया ई नोट 48 वोल्ट पर मीटर। ज्ञात क्या करना है आपको ज्ञात करना है तरंग की तरंग दैर्घ्य, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपको ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बोले तो बी नोट। तीसरा आपको दे रखा है एनर्जी डेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की एनर्जी डेंसिटी चुंबकीय क्षेत्र की एनर्जी डेंसिटी की इक्वल होगी। ये 3 क्वेश्चन अपन को निकालना है, क्लियर। जिसमें पहला क्वेश्चन अगर मैं सोल्व करने की बात करूं, जिसमें अपन को तरंग दैर्घ्यता ज्ञात करनी है। अब आपको ये बात अच्छे से ये रिलेशन पता है, तरंग दैर्घ्य आपकी इक्वल होती है प्रकाश का वेग अपॉन आवर्ती की, अर्थात लैम्डा आपका इक्वल है c अपॉन न्यू के। तो c क्या है 3 × 10⁸8 अपॉन न्यू क्या है 2 × 10⁻10 आपके पास में क्या हो गया, आपका न्यू हो गया। यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, देखो ये 10⁻10 ऊपर जाएंगे तो ये माइनस की 10 होगी, ऊपर प्लस का 8 चल रहा है तो माइनस का 2 ये, और 3 के अंदर 2 का डिवाइड लगाओगे 1/5, ऐसे करके आपके पास जो तरंग दैर्घ्य आएगा 1.5 10⁻⁻2 मीटर आ गया। क्लियर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलो। सेकंड की बात करूँ, आपके पास सेकंड क्वेश्चन है दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। तो दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम मतलब बी नोट। यहाँ से जो मैंने आपके महत्वपूर्ण फॉर्मूले लिखा रखे हैं उसमें पहला एक फॉर्मूला है C = E नोट अपॉन बी नोट, अर्थात प्रकाश का वेग होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र के आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम का अनुपात होता है। यहाँ से ये जैसे ही फॉर्मूले आप पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बी नोट इधर चला जाएगा और सी नीचे आ गया। ई नोट की वैल्यू 48 दे रखी है, सी की वैल्यू ये दे रखी है। 10⁸8 ऊपर गए तो माइनस के आ गए और 48 को 3 से डिवाइड किया तो 16 आ गए। यहाँ से बी नोट की वैल्यू आई 16 × 10⁻⁻8 टेस्ला। ये आपके पास में आ गया दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, ये बोल रहा है कि दर्शाओ भैया चुंबकीय क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व है, विद्युत क्षेत्र के औसत ऊर्जा घनत्व के बराबर होता है। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व आपके पास होता है UE = 12ε0 E²। वहीं अगर अपन देखें तो चुंबकीय क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व है, एक सेकेंड, चुंबकीय क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व जो आता है UB वो आपका आएगा 12b² अपॉन μ0 का स्क्वायर। क्लियर। आपके पास ये दोनों के दोनों समीकरण। उसी के साथ में अपन जानते हैं कि E/B या E0/B0 हो, ये दोनों ही अगर अपन देखें तो ये आपके पास प्रकाश का वेग होता है। ये किसी माध्यम का है, वो किसी ने, वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये आपके नॉर्मल वैल्यू। तो E का वैल्यू निकालेंगे वो जाएगा BC। मतलब जो आपके पास में इक्वेशन फर्स्ट के अंदर जो आपके पास ये दिखा रखा है 12ε0 E², यहाँ पे E की जगह आप वैल्यू पुट कर दोगे BC। क्लियर।
किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो बोल सकता है। तो समीकरण 1 में ई का मान रखने पर तो म्यू ई हाफ एप्सिलॉन नॉट ई की जगह रखेंगे बी सी और होल स्क्वायर। जैसे बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा, सी स्क्वायर को बाहर ले तो हाफ एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर। अब आपको पता है सी का जो वैल्यू होता है, सी का आपके पास जो वैल्यू होता है वो होता है बेटा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। लेकिन यहाँ पे है सी स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर तो हो जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, रूट यहाँ से हट जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट। देन आपके पास म्यू ई की वैल्यू हो जाएगी हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर। यहाँ पे ये जो आपके पास आया हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर, बेटा क्या यही पे तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व है क्या? अरे क्या यही तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व है क्या? तो इस वैल्यू की जगह अपन क्या पुट कर देंगे, आपका यू बी। तो यू इक्वल टू क्या हो गया, यू बी। क्या यही आपको सिद्ध करना था क्या? तो आप बोल सकते हो जी हाँ, विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व चुंबकीय क्षेत्र के औसत ऊर्जा घनत्व के क्या होता है, बराबर होता है। तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका सोल्व हो चुका है। क्लियर बच्चों? अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो है, देखो ध्यान से थोड़ा देखने की कोशिश करो। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों की पारिभाषिक पाठ्य पुस्तक में दी गई है। अलग अलग आपको स्पेक्ट्रम दिए हुए हैं। सूत्र जो आपके पास फोटोन का जो क्वांटम एनर्जी है वो आपके पास है विकिरण की E बराबर एच न्यू का उपयोग कीजिए तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्णक्रम के विभिन्न भागों के लिए इलेक्ट्रो वोल्ट के मात्रक में फोटोन की ऊर्जा निकालो अलग अलग कलर के लिए। तो फोटोन ऊर्जा के जो विभिन्न परिमाण आप पाते हैं में विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्रोत किस प्रकार से संबंधित होंगे। ठीक है, इसको किस तरीके से अपन देखेंगे कि डिफरेंट आपके पास जो रेंज है उनमें किस किस तरीके से आपके पास एक्ट होता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे बच्चों, जी देखिए आपको क्या दिया है, आपको फोटोन ऊर्जा दी हुई है, केवल और केवल आपको फोटोन ऊर्जा दी है। फिर ज्ञात क्या करना है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्णक्रम के विभिन्न भागों के लिए इलेक्ट्रोवोल्ट के मात्रक में फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करनी है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, चूंकि आपको क्वेश्चन में भी दिया है कि फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर एच न्यू। यहाँ पे न्यू क्या होता है, C अपॉन लैम्डा, तो अपन रख देंगे एच सी अपॉन लैम्डा। फोटोन ऊर्जा लैम्डा इक्वल टू 1 मीटर। एक बार नॉर्मल निकालो, फोटोन ऊर्जा क्या होती है 1 मीटर के लिए। फिर उसके बाद में अलग अलग जो आपके पास वेवलेंथ आएंगी उनके अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, एच की वैल्यू 6.625 होता है, यहाँ पे राउंड फिगर में अपन 6.63 इंटू 10⁻⁻⁴। प्रकाश का जो वेग है वो आपके पास है 3 इंटू 10⁸8। ओके, अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 1 इंटू 1.6। देखो लैम्डा आपके पास क्या हो गया 1 मीटर। फिर ये क्या है, देखो यहाँ से जो एनर्जी आएगी वो जूल में आएगी। अगर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो डिवाइड लगाना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का। क्लियर? तो आपके पास में जो टोटल रिजल्टेंट आएगा ये आपके पास में आने वाला है 1.243 इंटू 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अतः लैम्डा के अन्य मानों के लिए E का मान फिर कैसे निकालोगे जी, फोटोन की ऊर्जा। देखो ये तो सिंपल 1 मीटर के लिए था ना, अब अलग अलग रेंज में निकालना है तो आप लैम्डा से इसको क्या करते जाओ, डिवाइड करते जाओ। तो विद्युत चुंबकीय जो आपके पास तरंगे हैं उनके स्पेक्ट्रम, उनकी तरंगदैर्घ्य स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग अलग अलग इनको जो आप पार्ट में आपने डिवाइड कर रखा है, जिसमें पहला आपके पास है गामा विकिरण के लिए। अच्छा, इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है 10⁻⁻12 मीटर, मतलब ये इसकी क्या होगी वेवलेंथ होगी।
अब आप ई के अंदर क्या कर सकते हो, इसका डिवाइड लगा दो, तो ये हो जाएगा 1.243 इंटू 10⁻⁶। जैसे ही 10⁻12 का डिवाइड लगाओगे, देखो ये 12 ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव के, ये नेगेटिव के हैं तो प्लस के 6 बच गए। ये आपके पास ऐसे कैसे आ गया, 10⁻6 को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, मेगा। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1.243 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास में इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक्स किरणों के लिए लैम्डा का मान होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ई जैसे 10⁻⁹ का डिवाइड लगाओगे तो ये वैल्यू जैसे जाएगी ऊपर पॉजिटिव में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1.243 10⁻3। 10⁻3 को क्या बोलते हैं, किलो, तो ये हो गया 1.243 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं दृश्य तरंगों के लिए। तो दृश्य तरंगों के लिए लैम्डा इक्वल टू होता है 4 इंटू 10⁻³ मीटर। जैसे आप इसको रखोगे 4 से इसको, ये ऊपर जाएगा तो आपके पास पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और ये 1.243 को जैसे आप डिवाइड लगाओगे ये आ जाएगा 3.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात करते हैं नेक्स्ट सूक्ष्म तरंगों के लिए। लैम्डा इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर, जिसको आप मीटर में चेंज करो 10⁻⁻² मीटर। जैसे ही लैम्डा का आप डिवाइड लगाओगे तो ये ऐसे कैसे पावर 4 के अंदर आ जाएगा 1.24 इंटू 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, आपके पास में विभिन्न अपन ने निकाले 4 तरंगों के लिए। इसके अलावा आपके पास एक और आती है जिसको बोलते हैं आप रेडियो तरंगों के लिए लैम्डा का मान होता है 100 मीटर। तो जैसे 100 बोले तो 10⁻² डिवाइड लगाओगे तो ये भी आपके पास नेगेटिव में हो जाएगा, 1.243 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ऐसे करके आपके पास डिफरेंट जो आपके पास विद्युत चुंबकीय विकिरण आई उनके लिए अपन ने किसका मान निकाल लिया, फोटोन का मान निकाल लिया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है आपकी। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को अगर कोई बच्चा लिखना चाहे और चीज़ों को समझना चाहे तो समझ सकता है और लिख भी सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8, और जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कह रहा है, कल्पना कीजिए एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम जो आपको दे रखा है ई नोट, वो 120 न्यूटन पर कूलम है, तथा इसकी आवृत्ति न्यू आपको दे रखी है 50 मेगा हर्ट्ज। आपसे पूछा क्या है, आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है ए और बी में, जिसमें बोल रहा है एक तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात करो, कोणीय आवर्ती ज्ञात करो, संचरणीयतांक की का मान ज्ञात करो, तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान ज्ञात करो। एंड सेकंड में आपसे पूछ रहा है ई तथा बी के लिए व्यंजक भी प्राप्त करो। ठीक है, आओ इस क्वेश्चन को भी देखते हैं क्या क्या इसमें दिया है और क्या क्या अपन से पूछा। आइए, विद्युत क्षेत्र का आयाम आपको दिया है जैसा कि अभी क्वेश्चन पढ़ के बता रहे थे। आवर्ती आपको दे रखा है 50 मेगा हर्ट्ज, तो इसको लिख देंगे 50 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज। तरंग का वेग आपको दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ज्ञात क्या क्या करना है, बी नोट, ओमेगा, के तथा लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करनी है। सेकंड क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, ई तथा बी के लिए व्यंजक भी ज्ञात करना है। सबसे पहले बी नोट, एक बात बताओ, सी बराबर आपने पीछे जो क्वेश्चन किए उनमें देखा है कि सी बराबर होता है ई नोट अपॉन बी नोट, तो यहाँ से बी नोट बराबर क्या हो जाएगा, ई नोट अपॉन सी। तो रख दो भैया, ई नोट क्या हो गया 120, सी की वैल्यू ये हो गई। जैसे ये ऊपर जाएगा माइनस में आ गया, इधर जैसे कैंसिल आउट 10⁻⁷ और 12 में 3 का डिवाइड लगाया तो 4 आ गया। ये आ गया 4 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला आपके पास चुंबकीय। देन सेकंड अपन बात करें इसमें, तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, ओमेगा की चाहिए जी। ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो ओमेगा होता है 2π/T, जिसको आप लिख सकते हो 2π न्यू करके। तो ओमेगा इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 3.14 इंटू न्यू आपको दे रखा है, देखो 50 इंटू 10⁻⁶ है ये, क्या है ये 50 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज। जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास में देखो
ये यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो आपके पास 100 हो जाएंगे। 100 बोले तो 10⁻², और यहाँ पे 10⁻6, तो ये दोनों मिला के हो गए 10⁻8, और 3.14 ऐसे कैसे रह गया, तो ये आंसर आ गया 3.14 इंटू 10⁸ रेडियन पर सेकेंड करके आपके पास आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करें के संचरणितांक, के बराबर होता है 2π/λ। 2π/λ आपको दे रखा है, अगर मैं न्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो 2π न्यू तो आपके पास ओमेगा हो जाएगा, और लैम्डा न्यू हो जाएगा आपके पास में। न्यू बोले तो 1/t, तो λ/t क्या हो जाएगा आपके पास, वैसे ही सी प्रकाश का वेग होता है तो ओमेगा सी हो गया। ओमेगा की वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाल ली, सी की अपन जानते हैं। 10⁸8 से 8 कैंसिल आउट, 3 का जैसे डिवाइड लगाया ये वैल्यू आपके पास आ गई 1.05 रेडियन पर मीटर। तो ऐसे करके आपके पास बी नोट, ओमेगा, के, इनकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अपन बात करें अपने पास किसकी आपको वैल्यू चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए लैम्डा की। किसकी वैल्यू चाहिए, आपको लैम्डा की वैल्यू चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो अपन जानते हैं कि प्रकाश का जो वेग होता है वो λ/t होता है। टी का उल्टा करोगे तो न्यू हो जाएगा, मतलब लैम्डा न्यू। यहाँ से आपको लैम्डा चाहिए तो c/न्यू हो जाएगा। सी की वैल्यू अपन को पता है 3 × 10⁸8, और न्यू की वैल्यू 50 × 10⁶। तो जैसे ही आप डिवाइड कर लगाओगे, देखो ये ऊपर जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएंगे 300 और नीचे हो गए 50, दोनों 300 में 50 का डिवाइड लगाओगे आ जाएगा 6 मीटर। क्लियर। जो अपने पास सेकंड क्वेश्चन पूछा वो बोल रहा है विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात करो। आपको पता होना चाहिए ये आपके पास एक जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसका संचरण पथ है, जिसके पास वो बता रखा है कि एक्स डायरेक्शन के अंदर आपके पास में कोई भी जो आपके पास वेव है वो क्या कर रही है, इस आई डायरेक्शन बोल दो, i/j/k या x/y/z, तो इनमें क्या करिए संचरित हो रही है। y और इसके अंदर आपके y के पास चुंबकीय क्षेत्र है, और z में आपके z की तरफ आपका चुंबकीय क्षेत्र, और y की तरफ आपका विद्युत क्षेत्र है। जैसे आप इनका वैल्यू लिखोगे E = E0 sin kx - ωt, तो ये j डायरेक्शन में, j में, ठीक है। वैसे ही B देखोगे, जो आपके पास B होगा वो होगा B0 sin kx - ωt, और ये k डायरेक्शन में, मतलब z वाले डायरेक्शन में। यहाँ से B0 का E0 का वैल्यू पता है 120 साइन ऐसे कैसे, k की वैल्यू अपन निकाली है 1.05 पुट कर दो, x ऐसे कैसे, ओमेगा की वैल्यू आ गई 3.14 × 10⁸8, t ऐसे कैसे, और j, ये आपके पास में मान प्राप्त हो गया E का। ऐसे ही अगर B का पूछा जाए तो B = B0 sin kx - ωt, और आपके पास k कैप आपकी डायरेक्शन आ गई, तो B क्या हो जाएगा, B0 की वैल्यू आएगी 4 × 10⁻⁷ साइन, और आपके पास में 1.05x माइनस का सेम, और k कैप आपकी डायरेक्शन हो गई, एरिया बन गया आपका टेस्ला करके। गुड। इस तरीके से करके आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश हो गया बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर किसी बच्चे को राइट डाउन करना है तो कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, हो गया। हाँ भाई, अब अपन क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 क्वेश्चन आपके पास क्या है, निर्वात में एक आवर्त चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम आपको, मतलब B0 आपको दे रखा है 510 नैनो टेस्ला, तो तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम ज्ञात करो। देखो आपको B0 दे रखा है और E0 आपसे पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को अपन बच्चों सोल्व करेंगे कि अपन को दिया है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम B0, जिसकी वैल्यू हो गई 510 × 10⁹ टेस्ला। निर्वात में विद्युत चुंबकीय विकिरण का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ज्ञात क्या करना है अपन को, E0 ज्ञात करना है, मतलब विद्युत क्षेत्र का आयाम ज्ञात करना है। एक रिलेशन आपको पता है, प्रकाश का वेग होता है E0/B0 के। यहाँ से E0 की वैल्यू चाहिए तो B0 को इधर भेज दो, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास C की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁸, एंड B0 की वैल्यू हो जाएगी 510 × 10⁻⁹। तो यहाँ से E0 की जो वैल्यू आएगी, देखो 8 9 करके देखें तो ये माइनस का बचता है, और इसकी वजह से फिर ये कितना हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और इन दोनों को 51 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 153 वोल्ट पर मीटर।
ये आपके पास बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या है 7 है। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है क्या, वरना लिखो इसे। ठीक है, पहले चीजों को समझो, देखो कितने स्वीट स्वीट से क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है ना, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन आपके पास 5, एक रेडियो जिसमें 7.5 मेगाहर्ट्ज से, एक मिनट, एक क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सॉरी। एक आवेशित कण अपनी माध्य साम्यावस्था के दोनों ओर 10⁹ हर्ट्ज आवृत्ति से दोलन करता है, तो दोलक द्वारा जनित चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति कितनी होगी। मतलब साम्य अवस्था के दोनों ओर दोलन करता है, तो उस कंडीशन में क्या होगी। देखो भाई एक बात बताओ, एक त्वरित जो आपके पास में एक त्वरित कण है वो विद्युत चुंबकीय तरंग को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। तो एक निश्चित कंपन आवृत्ति से कंपित जो आवेशित कण होता है वो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता ही है, और जो वो विद्युत क्षेत्र होगा वो आपके चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। ठीक है, अतः ये दोनों ही क्षेत्र एक दूसरे को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तथा जो आवृत्ति होगी वो आवेशित कण की आवृत्ति के समान ही होगी, अर्थात 10⁻⁹। क्लियर, समझ में आ रही है बात। सिंपल सी बात ये समझो कि आपके पास में अगर कोई भी त्वरित गति करता हुआ आवेशित कण है, जैसा कि चैप्टर 1 जब आपको पढ़ाया गया था तब बताया गया था कि आवेश तो वेलोसिटी इन्वेरेंट होता है, लेकिन अगर वो डायनेमिक मोशन करता है तो वो आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, उसके साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी उत्सर्जित करेगा। तो एक निश्चित आवृत्ति का जो कंपित आवेशित कण है वो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा, और जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा, उसके साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, और आवृत्ति वही होगी जो आवेशित कण की कंपित आवृत्ति। क्लियर बच्चों, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलो, वैसे आप इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आई थिंक वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, अपन इसको शॉर्ट ही रखेंगे ताकि बोर भी फील ना हो और तुम इजीली कर पाओ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेडियो है आपके पास 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज बैंड के किसी स्टेशन से समसंवरित हो सकता है, मतलब संचारित हो सकता है, तो संगत तरंग दे रही है। बैंड क्या होगी, देखो आपको फ्रीक्वेंसी बैंड दे दिया, आपको वेवलेंथ बैंड आपसे पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन। इसको सोल्व करने के लिए अपन देखो, आवृत्ति दिया है आपको 7.5 मेगाहर्ट्ज, फिर उसके बाद में आपको इसको अपन चेंज कर लेंगे, मेगा को 10⁻⁶, और ऐसे ही न्यू आपको दे रखा है 12 मेगाहर्ट्ज, तो इसको लिख देंगे 12 × 10⁻⁶ हर्ट्ज। तो तरंग का वेग आपको निर्वात में कितना दे रखा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ज्ञात क्या करना है, संगत तरंग दैर्ध्य का औसत बैंड, अर्थात λ1 और λ2। जनरल फॉर्मूला अपन जानते हैं, λ बराबर c/ν। तो न्यू फर्स्ट के लिए देखेंगे तो 3 × 10⁻⁴ क्या हो गया 8 अपॉन 7.5 × 10⁻⁴ क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जैसे ही आप इसको ऊपर लेकर 10⁻² हो गए और ये 7.5, तो ऐसे अगर इसको देखें तो होगा 2.5, ये 100 से करेगा तो हो जाएगा 40 मीटर। λ1 की वैल्यू कितनी आई 40 मीटर। ऐसे λ2 की बात करें तो c/ν2 हो गया, c की वैल्यू 3 × 10⁸ हुई, वहीं न्यू की वैल्यू आपके पास 12 × 10⁻⁶ हुई। जैसे उसको ऊपर लेके जाओगे फिर आपके पास में ये 100 हो जाएगा, और 4 से डिवाइड करें 25 मीटर। तो आपके पास लैम्डा जो वेव आपके पास संगत तरंग दैर्ध्य बैंड आएगी ना, वो आएगी 25 मीटर से लेके 40 मीटर तक। ठीक है, ये थे आपके आज के पार्ट के जो चैप्टर नंबर 8 है उसका फर्स्ट पार्ट, जो अपन ने अच्छे से चीज़ों को समझा है। फिर बोलता हूँ बच्चों, वीडियो को कंप्लीट देखो, चीज़ें समझ में आएंगी, चीज़ों को लिखो, उसी टाइम खुद करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, तब जाके चीज़ें समझ में आएंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।